हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज से मैं आपको GIC लेक्चर मैक्स 2021 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी, जो आपके अभी 19 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है कल। इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे आपके सभी क्वेश्चंस के, प्लस आंसर की भी आपको साथ के साथ ही मिलती जाएगी सभी क्वेश्चंस की। तो आप अपने आंसर की को भी टैली कर लीजिए और इनके डिटेल सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, जो आपको आगे एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल होंगी। ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो हम देखते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेट R बी ए सेट ऑफ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ 1 1। अगर R कोई रियल नंबर का सेट है तो इन चार में से कौन सा जो फंक्शन है वो 1 1 है। ये दो चीज़ याद रखना कि जो टिक्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो कभी भी 1 1 नहीं होते हैं। वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि टिक्नोमेट्री फंक्शन नेवर 1 1, दे आर मैनी 1। ठीक है ना, वो हमेशा मैनी 1 फंक्शन होते हैं। क्यों होते हैं हमें पता है, क्योंकि 2π के बाद इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, रिपीट होती हैं, हम सबको पता है। अब उसके बाद जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होते हैं, हमेशा मैनी 1 होते हैं। क्योंकि कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि चाहे आप डोमेन में से कोई सी भी वैल्यू पुट कर दें, आपको हमेशा को डोमेन में से एक ही वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज मैनी 1 फंक्शन। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पे, C e⁻x। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस e⁻x इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन। अब कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है कि दो आप एलिमेंट कंसिडर करेंगे डोमेन के अंदर और उनकी एफ इमेज इक्वल लेंगे। e⁻x1 इक्वल टू e⁻x2 कब होगा, जब x1 इक्वल टू x2 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अगेन R गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर और दो फंक्शन डिफाइंड है f और g। f की डेफिनेशन तो क्या है, f(x) इक्वल टू x² + 2। g की डेफिनेशन क्या है, x/(x−1). हमसे क्या पूछा गया है, गोफ फंक्शन। तो गोफ एंड फोग दो टाइप के फंक्शन होते हैं। हमसे g(f) की इमेज पूछी गई कि गोफ की इमेज क्या होगी या गोफ फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो हमसे पूछा गया है। अब ये कैसे डिफाइंड होता है, हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे f(x) जो भी गिवन है आप यहाँ लिख देंगे x² + 2, ये लिख दिया। अब g के अंदर जो x है उसको रिप्लेस करना है आपको x² + 2 से। ये फंक्शन है x/(x−1), तो यहाँ जहाँ x है वहाँ आप x² + 2 पुट कर दीजिए। तो मैंने दोनों जगह पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, +2 - 1 यानी +1। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे x² + 2 अपॉन x² + 1। आंसर क्या यहाँ पर दे रखा है, ये ए ऑप्शन में, तो ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे मैं आपको पूरे जो 80 क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, डिटेल्ड सोल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 3 और 4। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट G इज मैपिंग, दैट मीन्स बस यहाँ पे सिंपल बाइनरी जो ऑपरेशन है उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है कि इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होती है। तो जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होती है वो इतनी सी होती है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होता है G या S, कुछ भी ले लीजिए, बट एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो डिफाइन होता है G क्रॉस G टू G में। ठीक है ना, एक ऐसा बोलते हैं स्टार ऑपरेशन होता है जो कि G क्रॉस G से G में डिफाइंड एक मैपिंग होती है। देन दिस मैपिंग इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन। अब ये कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर बी ऑप्शन में गिवन है, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। सो केवल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ सोल्व नहीं करना था हमें यहाँ पे। फिर नंबर 4 में आपको इस फंक्शन की क्या पूछी गई, इन्वर्स इमेज पूछी गई कि फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड है तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो इनमें से कैसे डिफाइंड होगी। तो सिंपल इन्वर्स इमेज की डेफिनेशन ये होती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि यदि कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू y, तो उसकी यदि कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू y, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होती है वो होती है f इन्वर्स y। दैट मीन्स हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको x के लिए सॉल्व करना है और जो हमें y का फंक्शन मिलेगा वो हमें इन्वर्स इमेज मिल जाएगी, ये इसका मीनिंग है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि जो फंक्शन है वो y के इक्वल है। अब इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को एक साथ लिख दिया, y को एक साथ कर दिया। अब इसमें से x कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया साथ में, और इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, x इक्वल टू 6y + 5 अपॉन y - 4। अभी जो x था वो किसके इक्वल था, बेसिकली f इनवर्स y के। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे f इनवर्स y इक्वल टू दिस, एंड दिस इज अवर इनवर्स इमेज ऑफ y।
तो यहाँ पर आंसर रहेगा 6y + 5 अपॉन y - 4। अब अगर y को हम x से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6x + 5 अपॉन x - 4। अब ये कहाँ गिवन है आपको, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक, तो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसी टाइप से हम यहाँ पे 5 और 6 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें गिवन है लेट R बी रिलेशन ऑन अ सेट A सच दैट R = R इनवर्स, देन R इज ABCD, 4 ऑप्शन। यदि R और R इनवर्स आपस में बराबर हैं तो R किस टाइप का रिलेशन होगा। तो ये भी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, बट हम इसको अगर चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि यदि A एंड B R से रिलेटेड है, यानी A R B है, इस तरीके से, ठीक है ना, A R से रिलेटेड है तो B जो होगा वो A से रिलेट होगा इन R इनवर्स रिलेशन। ये प्रॉपर्टी होती है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि यदि A और B R से रिलेटेड है तो B और जो A है वो R इनवर्स से रिलेटेड होंगे। बट R और R इनवर्स क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, दैट में जो B और A है वो R में बिलोंग करेंगे रिलेशन में। तो हम यहाँ पर बोल देंगे R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा केवल, ठीक है ना। ये डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव में फुलफिल नहीं होगी, ट्रांजेक्टिव में भी नहीं होगी, केवल सिमेट्रिक में ऐसा होगा यदि R और R इनवर्स बराबर हैं तो फिर वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ये प्रॉपर्टी भी होती है डायरेक्ट रिलेशन के अंदर। फिर नंबर 6 है कि लेट अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। यहाँ पे जो सेट आपको गिवन है वो क्या गिवन है, नॉन जीरो रेशनल नंबर Q*। ये डिफाइंड है, एंड किस तरीके डिफाइंड है कि वहाँ जो एलिमेंट होंगे A और B उनमें ये रिलेशन होगा कि A जो होगा वो 1/B के इक्वल होगा हमेशा, ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ पे एलिमेंट इस टाइप से डिफाइंड है। देन दिस रिलेशन R/Q इज, तो जो रिलेशन होगा जो इस टाइप से डिफाइंड है A = 1/B, किस टाइप का रिलेशन होगा, ABCD 4 ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव तो होगा बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर B में है कि सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा। C में है ट्रांजिटिव होगा बट जो रिमेनिंग 2 है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक वो नहीं होगा। और D में है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ये हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। अब इसके लिए हमें चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव के मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें जो डिफाइन कर रखा है रिलेशन वो हमने यहाँ पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि A अगर B से रिलेटेड है, इफ़ एंड ओनली इफ A जो होगा वो 1/B के इक्वल होगा, एंड हियर A एंड B आर बिलोंग्स टू Q0। Q0 में नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट, इसे डिफाइंड है। अब हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें A और 1/A कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। आप किसी भी नंबर के लिए ले लीजिए 2 लेंगे तो 1/2 ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसे इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर हैं जिनके लिए ये यहाँ पे ट्रू नहीं होता है, दैट में हम यहाँ पे बोल देंगे A इज़ नॉट रिलेटेड टू A। अब अगर A से रिलेटेड नहीं है दैट मीन ये जो यहाँ पे है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो हमें क्या निकालना है, दूसरा रिलेशन निकालना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक हम यहाँ बोल सकते हैं इजीली कि यदि A R B है तो B R A B होगा, यानी A = 1/B है। यदि सिमेट्रिक में अपन क्या बोलेंगे कि A = क्या है 1/B, तो दिस सिंपल इसका मीनिंग क्या होगा, B = क्या होगा 1/A के इक्वल होगा। ऑब्वियसली होगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा। अब ये दोनों होने का मीनिंग क्या है कि यदि A R से रिलेटेड है तो जो B होगा वो भी रिलेट होगा A से। सो यहाँ करेक्ट आंसर बेसिकली हो जाएगा सिमेट्रिक, कि दिस रिलेशन R इज सिमेट्रिक बट नॉट अ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ABCD 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो ये भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे। वैसे तो इसका आंसर यहाँ पे C है, और कुछ मैंने रिजल्ट्स मेंशन कर रखे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स के भी, ये भी आपके अगर कोई और आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें काम आएंगे। नंबर 1 है कि यदि किसी मैट्रिक्स को उसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। IN मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, ये हमेशा आंसर इसके इक्वल होगा। फिर अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो A के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है। अब अगर मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू A, जो कि हमारा आंसर ये था। अब अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स ये जो 2 बार एडजॉइंट निकाला है
ये जो 2 बाय एडिडेंट निकाला है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो फिर वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर 1 बाय एडिडेंट लगाते हैं तो पावर n-1, 2 बाय एडिडेंट लगाते हैं तो पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब अगर ऐसे ही अपन n टाइम्स, मैंने यहाँ पे k टाइम्स एडिडेंट लगाया है तो यहाँ पे n-1 की पावर k हो जाएंगी। तो बेसिकली यही रिजल्ट पूछे जाते हैं मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में, जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर अभी तो हो जाएगा फ़िलहाल के लिए सी, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है कि इन दोनों को सॉल्व करने पे ये मैट्रिक्स मिलेगी एंड इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे ये मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमें बताना है कि ए किसके इक्वल है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन। तो सिंपल जैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें ए फाइंड करना है यानी बी को एलिमिनेट करना है। बी को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दीजिए। तो मैंने वही काम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को माइनस किया। तो यहाँ तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 है बट कैसा नेगेटिव, तो माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस के ए। अब यहाँ माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स को कैसे माइनस करते हैं, सभी एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट से माइनस होंगे। अभी जो 2 है वो इन चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 2 जा 16 बट माइनस का साइन तो -16 प्लस 6 यानी -10। ऐसे ही माइनस के 20 बस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +20 -9 यानी 11। ऐसा आप सब एलिमेंट को सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स मिलेगी। बट यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव, सो आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये कहाँ पर गिवन है आपको, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हमारा हम बोल देंगे इट इज़ अ बी ऑप्शन। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक सिंपल से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया कि यदि हम इस मैट्रिक्स को a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक एंड b इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक देन दिस b इज इक्वल टू। अब 4 ऑप्शन गिवन थे यानी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स थी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। तो ये एक थ्योरम होती है कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उन्हें हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो तो इसकी इक्वल होगी a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 एंड जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो होगी a माइनस के ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है ना। हम तो क्या बोला गया है कि b यानी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा गया है, दैट में हमें ये कैलकुलेट करना है बस। तो ये आपको ये दोनों फॉर्म याद रखनी होंगी कि सिमेट्रिक तो इसकी इक्वल होती है, इसकी सिमेट्रिक इसकी इक्वल होती है। हम तो इसको सिमेट्रिक पूछा गया तो अब a माइनस के ए ट्रांसपोज अपॉन 2 को कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 को मैंने बाहर लिखा, जो मैट्रिक्स ए थी उसको एडिटिव लिख दिया। ए ट्रांसफॉर्म मीन्स इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 0 होगा। तो ऑप्शन में भी आप देख के पता कर सकते हैं। यदि किसी ए के ऑप्शन में ऐसा है कि डायगोनल 0 है और बाकी सारे नॉन 0 हैं तो फिर आप वैसे बिना कैलकुलेट करे भी आंसर लगा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी और सी ऑप्शन में डायगोनल 0 0 हैं, तो उस केस में हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते हो। तो उसी की वजह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो ये ए और ए ट्रांसपोज को अपन ने माइनस किया तो डायगोनल तो आ जाएगा 0 0। अब जब हम यहाँ पे मैट्रिक्स को जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस करेंगे तो आपको ये वाला यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहाँ पे मिलेगा 5 5, यहाँ मिलेगा -5 -5। ये भी यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन है कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनके नेगेटिव यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखे होते हैं। सपोज यहाँ पर अगर माइनस में होते हैं तो इधर प्लस में होते हैं, तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये वाली फॉर्म भी बी और सी ऑप्शन में गिवन है तो भी हम पता नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ कैलकुलेट किया। अब हमें फाइनली यहाँ पे a माइनस के ए ट्रांसपोज मिल गया अपॉन 2, यानी पूरे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। अगर आप बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी में ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, सो ये द आंसर इज बी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपको सिस्टम गिवन है इक्वेशंस का, इस तरीके से आपसे पूछा गया ABCD 4 ऑप्शन कि सिस्टम का या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा और नन ऑफ द अबाव। तो इन तीन में से कोई एक ना एक तो पॉसिबल होगा सही, ये ऑप्शन तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए इसकी थ्योरी होती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन पहले यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम ये मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट मैट्रिक्स। अब आर्गुमेंट मैट्रिक्स को हम इसको एक हेल्म फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब उस फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा
कुछ ने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया मैंने कि इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस R1 कर दिया। तो ठीक है ना, यानी R2 माइनस 2R1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये रो मिल जाएगी। अब ऐसा इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए आप R3 माइनस R1 कर देंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस -2 को जीरो बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट हो गई अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब आप देखेंगे कि यहाँ पर रैंक कितनी है, दोनों की जब रैंक देखेंगे तो दोनों की रैंक कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और 3 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे इसकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कि बोथ द रैंक आर इक्वल एंड इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन वी कैन से द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इसकी एक अपने आप में एक थ्योरी होती है, ये तो मैं आपको कभी डिटेल में पढ़ाऊँगी टॉपिक। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और उनके सॉल्यूशन किस टाइप से होते हैं। अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिल गई। ये फॉर्म के लिए करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 11 एंड 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये डिटर्मिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन थे और सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है डिटर्मिनेंट के। इनको सॉल्व भी करने होते हैं। यहाँ पे क्या करें कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करके और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। जैसे कि इसमें बोला गया द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और ABCD 4 ऑप्शन है। डिटर्मिनेंट में भी एक्स वाई जेड है और आंसर में भी एक्स वाई जेड है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो काम करना होता है, हमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 पुट करना होता है। यानी एक्स वाई जेड की हमेशा वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। ठीक, बट अगर हम 1 पुट करेंगे तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि ये जो A और B ऑप्शन है वो बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 बनाएगा और ये भी 0 बनाएगा। बाकी C और D तो अलग हैं। तो जब 2 ऑप्शन अगर सेम आ रहे हैं 1 1 1 पुट करने पर, तो फिर आप यहाँ पे 1 2 3 पुट कर दीजिए। ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा इसको देनी है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 पुट करना है। और अगर 1 पुट करने पे कोई भी 2 या 3 ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो फिर आप 1 2 3 पुट कर दीजिए। इससे आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक बोल सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, कभी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। और मैंने डिटर्मिनेंट पे बेस्ड आपको एक पूरा लेक्चर प्रोवाइड करा रखा है। मैं उसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटर्मिनेंट की मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर रखी है डिटर्मिनेंट के ऊपर कि किस टाइप के डिटर्मिनेंट के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। तो आप चाहें तो वो भी आराम से देख सकते हैं। 2 या 3 वीडियोस है जिसमें मैंने पूरी डिटर्मिनेंट को कवर कर रखा है। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 2 3 पुट करते हैं तो डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है ना, ये 1 1 1, ये 1 2 3 और ये 1 2 एंड 3 का होल क्यूब, तो 1 एंड 27। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है कि यदि यहाँ पे इस टाइप से है तो आप क्या करेंगे कि इनको जीरो बना लें। ठीक है ना, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट कभी भी चेंज नहीं होती है। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस कर दें। तो सेकंड रो में तो फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ऐसा थर्ड में तो फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इजीली ये हो गया कि हमें केवल ये सॉल्व करना है और बाकी ये सारे क्या हो जाएगा 0। तो 26 माइनस के 14 इट इज़ इक्वल टू 12। अब आपको देखना है कि A और B में से 12 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे पहले में तो 1 माइनस 2 यानी -1, 2 माइनस 3 यानी -1, तो ये तो हो जाएगा +1। फिर कितना 3 माइनस 1 ये देगा 2, और इन तीनों को ऐड करना है तो 6। तो 6 + 2 कितना 12। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ देखेंगे तो ये तो आ जाएगा 2, यहाँ पुट करेंगे x + y 3 - 3 0, तो ये पूरा क्या दे रहा है 0 दे रहा है। यहाँ सॉल्व करेंगे ये 12 के इक्वल नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके प्लस से, यानी 6 यानी 36। तो केवल हमें ए ऑप्शन सही मिलेगा। क्लियर। वैसे भी हमने यहाँ पे 1 1 वाले ऑप्शन से देख ही रहता है कि ये जो सी और डी है तो डिस्कार्ड हो गया था, केवल ए और बी है, तो हमें केवल ए और बी चेक करना था, सी और डी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी फिर भी मैंने आपको चेक करके बता दिया। अब नंबर 12 है,
अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे मैंने बोला 1 1 पुट करना है। अगर 1 1 पुट करने पे चारों ऑप्शन आपको डिफरेंट आंसर दे रहे हैं तो इससे इजीली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 1 पुट करने पे आपको डिटर्मिनेंट मिलेगी इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में मिलने पे यहाँ तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की कि इफ़ एनी 2 रो या कॉलम आर आइडेंटिकल का मीनिंग है बिल्कुल सेम है, तो फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट बोल देंगे द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे आंसर है 0। अब 0 कहाँ पर है? केवल डी ऑप्शन में है। ये भी 0 नहीं देगा क्योंकि ये 1 देगा, यहाँ पे 1 है और ये 1 + 1 2 × 2 × 2 8, तो ये देगा 8 आंसर। अब यदि हमारा आंसर यहाँ पे 1 आता सपोज, तो 1 यहाँ पे भी मिल रहा था, 1 यहाँ पे मिल रहा था, तो फिर हमें 1 2 3 पुट करके चेक करना होता। यदि कोई भी 2 ऑप्शन सिमिलर आ जाते, बट 0 हमें केवल एक ही ऑप्शन में गिवन है, हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की शॉर्ट ट्रिक्स है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसमें बोला गया कि हार्मोनिक मीन ऑफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होगा? तो हमने मान लिया कि रूट ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा बीटा। ठीक है, अब किन्हीं भी 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है 2/1/α + 1/β। ठीक है ना, अगर ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालना होता है तो 2/1/a + 1/b ये होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व करना हमें, तो एल्सियम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2α β / α + β। देन इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट इज़ द सम ऑफ द रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a एंड सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कंडीशन आ जाएगी 2c/-b। कहाँ गिवन है? ए ऑप्शन में, तो ए ही जब करेक्ट आंसर। ये मैंने मेंशन भी कर रखा है कि सम ऑफ द रूट इन प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसके इक्वल होता है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ दिस बी ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मीन्स इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अगर जीपी में हैं तो फिर क्या कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी? ABCD 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले तो आपने इसके 3 रूट्स मान लिए अल्फा बीटा गामा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स मिलेंगे। अब गिवन है ये जीपी में है, तो कोई भी 3 नंबर जीपी में होने का मीनिंग क्या होता है? B² = AC, तो यहाँ पर हो जाएगा β² = अल्फा गामा। अब यहाँ पे अल्फा गामा बीटा, यानी हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनाने के लिए क्या करें? बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये बनेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एंड यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकालेंगे? -c/a। तो ऑलरेडी माइनस है तो यानी r/1, तो ये बन जाएगा यहाँ पे r के इक्वल। तो β³ = आ गया r, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब कंडीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा गामा में से जो बीटा है वो इस इक्वेशन का रूट है, दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि बीटा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो हियर बीटा सेटिस्फाइड द गिवन क्यूबिक इक्वेशन, तो हमने यहाँ सेटिस्फाइड करवा दिया। अब सेटिस्फाइड करवाने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ से बीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, तो β³ = r है, तो यहाँ पर β³ = r पुट कर दिया। अब यहाँ पे -p एडिटिव, अब β², तो अगर β³ = r है, सपोज हमने लिखा β³ = r है, तो बीटा इक्वल क्या हो जाएगा? r के पावर 1/3। तो β² किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे r के पावर 2/3 के इक्वल। तो ये r के पावर 2/3 यहाँ पुट कर दी। ऐसे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, r के पावर 1/3 - r, तो r से r तो कैंसिल, ये माइनस प्लस है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? होल क्यूब कर दिया दोनों साइड, तो ये बनेगा p³ r², ये बनेगा q³ r से r कैंसिल, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा p³ r = q³। तो ये हमारे पर रिलेशन होगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में गिवन है? p³ r - q³, इट इज़ इन C ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे C ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा करेक्ट आंसर A, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। इस तरीके से मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पे, जिससे आपको आंसर्स भी क्लियर होंगे इन फ्यूचर अगर कोई आप और एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, और साथ में आपके आंसर की भी यहाँ पे आपको मिलती जा रही है साथ के साथ। ठीक है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम देखते हैं 15 और 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें बोला गया है कि रूट्स फाइंड करना है, बट किस इक्वेशन का फाइंड करना है? वो इस इक्वेशन के लॉग। अब लॉग के अंदर गिवन है x² - 6x + 24, और यहाँ पे जो बेस है वो 4 गिवन है, एंड दिस इक्वल टू 2, एंड द रूट्स ABCD 4 ऑप्शन गिवन है।
तो यहाँ कुछ नहीं करना था, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी थी कि ये जो बेस होता है वो यहाँ पर सामने वाले के ऊपर पावर लग जाती है। दैट मीन्स ये जो 4 की पावर यहाँ पर लग जाएगी 2 और लॉग क्या होगा, हट जाएगा। एंड दिस बिकम इक्वेशन, ये बनेगा 16 को इधर लेके आएंगे। 24 माइनस 16 कितना होता है, 8 होता है। नाउ इट बिकम अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स फाइंड करने के लिए आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे 2 एंड 4। तो यहाँ पे x का आंसर क्या आ जाएगा 2 एंड 4। तो रूट्स क्या मिलेंगे यहाँ पे 2 4 कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन में। तो अवर डी आंसर इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। थोड़ी सी लैंग्वेज क्या करे कि घुमा के दे दे कि कौन सा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब नॉट डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें वो फंक्शन देखना है कि जो कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो ऑब्वियसली 1/x, तो 1/x फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता x इक्वल टू 0 पे, और साइन के अंदर है तो साइन क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ मैंने लिखा है क्लियरली साइन 1/x मीन्स साइन इन्फिनिटी इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली 1/x स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये क्या जाएगी वैल्यू इन्फिनिटी। ये डिफाइन नहीं है तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे। अब जो tan इनवर्स 1/x होता है, अब 1/x यानी 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें पता है π/2 होता है, बट अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो वो दोनों डिफरेंट मिलती है, हमें पता है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिलेगी -π/2 एंड राइट हैंड लिमिट मिलेगी +π/2। अब दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट मीन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक, अब कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या बचा हमारे पास, केवल एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर डी, tan x। दिस tan x इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे। सो द आवर करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 17 और 18 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। ये सिंपल एक लिमिट का क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट याद रखनी होती है हमें इस टाइप की लिमिट को, कि हमसे पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू 1/e 1 e - 1। सो दिस इज ए स्टैंडर्ड लिमिट एंड इट्स आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों, जब x टेंड्स टू 0 पे जब हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो दिस लिमिट बिकम अ e एंड इसी का अनदर फॉर्म होता है, यदि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इस x को तो हमें लिखना होता है 1/x, और यहाँ पे इस x को 1/x को रिप्लेस करेंगे x से। सो दिस लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू e। ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर फिलहाल तो हो जाएगा बी, दिस। और अगर इस टाइप के लिमिट को यदि हमें सॉल्व करना है सपोज, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिमिट हमेशा इक्वल होती है e की पावर में हमें सॉल्व करना होता है। लिमिट x टेंड्स टू, जैसे इसको सॉल्व करना है 0, ये जो पावर है ये तो आगे आ जाएगी 1/x और 1 + x और -1। सो ये e की पावर में चलेगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल, x से कैंसिल, तो ये बनेगा 1। सो दैट मीन्स ये बन जाएगा आंसर e के इक्वल। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, और बाकी स्टैंडर्ड लिमिट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इट्स आंसर इज ई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। ये प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। इफ़ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, यदि किसी कॉइन को आप 3 टाइम टॉस करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, यहाँ गिवन है एटलीस्ट दैट मीन कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पे जब 3 बार आप कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सब मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। कि सपोज आपको एक बार तो टेल मिल जाए, बाकी 2 बार हेड मिल जाए, फिर ये जो टेल है वो सेकंड टाइम पे मिल जाए, ये जो टेल है वो थर्ड टाइम पे मिल जाए, या फिर 2 बार टेल मिल जाए, 1 बार हेड मिल जाए। तो जो 2 बार टेल है वो इस तरीके से मिल जाए, या फिर तीनों टॉस में आपको तीनों के तीनों क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। तो ये यहाँ पर 7 पॉसिबिलिटीज़ होगी जिसमें कम से कम एक बार आपको टेल मिलेगा। और जो नेक्स्ट 8वीं पॉसिबिलिटीज़ होगी वो ये होगी कि तीनों टाइम आपको हेड मिल जाए। तो ये तो हो जाएंगे टोटल आउटकम्स, कितने हो जाएंगे 8, और कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कम से कम एक टेल आने की, वो है 7। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी। ओके, क्लियर। ठीक, अब हम देख लेते हैं 19 और 20 क्वेश्चन भी। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है। ये भी दोनों प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, इनको भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। What is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays? ठीक है ना, लीप ईयर का मीनिंग कि एक दिन ज़्यादा होगा, और उसमें कि किसी भी लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जो लीप ईयर होता है उसमें जो ओड डेज होंगे वो ओड डेज क्या हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, या तो वो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। तो संडे यहाँ पर किन 2 जगहों पे आ रहा है, इन 2 जगहों पे आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे जो फेवरेबल केस होंगे वो तो 2 हो गए, बट जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए यहाँ पे 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। अब 2/7 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, तो हियर आवर सी आंसर इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 1/4 एंड जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है आपको 1/2। तो हमें फाइंड करना है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी बार इज़ गिवन। अब हमारा काम है ये फाइंड करना है। तो अगर इसको आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि सपोज़ ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार का मीनिंग ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ये जो मैंने यहाँ पे शेडेड पार्ट किया है, दी शेडेड पार्ट इज़ ऑलवेज डिनोट ए इंटरसेक्शन बी बार। अब ये इसको डिनोट करेगा, दैट मीन्स ये इक्वल होगा कि अगर ए की प्रोबेबिलिटी में से आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दिस वन। इसमें ये तीनों तो आपको गिवन है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट करके निकालिया 1/12। अब इसका जो फार्मूला होगा वो अभी जस्ट मैंने बोला कि जो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें से आपको ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देना है, तो आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार। वही हमने काम किया, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई 1/4। अब ये हमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये तो है 1/4, ये क्या लिखा था हमने 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट में 1 माइनस 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/3। 1/3 कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, सी। इस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.